नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक है आपकी 66 67 19/12/2020, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9। प्यारे बच्चों, क्या बताया जाए, अब की बार जो वर्कशीट आई है आपकी 3 से 5 अंक वाले हैं, 3 से 5 अंक वाले। तो अब की बार जो वर्कशीट है वह काफ़ी बड़ी है। अरे बड़ी होती तब भी ठीक थी, लेकिन इस ठंड के मौसम में आपको 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20, देखो काउंट करने में इतना टाइम लग रहा है। यहाँ तक अब की बार आपको ये वर्कशीट है लिखनी होगी। अब की बार ये लिखने वाली वर्कशीट आई है रिवीजन के दायरे में। अब तक की सबसे बड़ी वर्कशीट है जिसको आप लिखोगे, इतनी बड़ी वर्कशीट है ये आपकी। वैसे ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ, चलो ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्कशीट कैसी थी कैसी नहीं थी, टीओई वाले से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से। ठीक है, मैं आपको ये वर्कशीट कराना शुरू करता हूँ। ठीक, तो सारी चीजें मैं आपको लिंक कराता हुआ रहूंगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अब कुछ कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, सारी मैं पुरानी करूंगा। बस लिखते टाइम पे आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो भी चीज समझाऊंगा वो काफी इजी तरह से समझ में आएंगी। सबसे पहले जैसे समाजवादी विचार क्या था, ठीक है, समाजवादी विचार क्या थे। तो यहाँ पे मैं आपको वर्कशीट में से तो डायरेक्ट समझाऊंगा, लेकिन मैं आपके पुरानी वर्कशीट को भी मैं याददाश्त में दिला दूंगा। ठीक है, 22 समाजवाद, ठीक है, समाजवाद के प्रमुख विशेषताएं। तो इसी प्रकार के समाजवाद को कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, 1 2 3 4, आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा है आपका उत्तर 1। ठीक है, उत्तर 1 मैंने इस प्रकार से आपकी बार प्रिंट किया है। उत्तर 1 है यहाँ पे आपका, निजी संपत्ति का विरोध, सामूहिक समुदायों की स्थापना पर बल, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व, सामूहिक उद्यमों की स्थापना में सरकार की भूमिका पर बल। एक इस प्रकार से, अगर आपको कुछ और अलग प्रकार से लिखना है तो इनकी विचार जो इस प्रकार से, विशेषताएं इस प्रकार से आप और लिख सकते हैं। वर्कशीट 22 में बहुत सारी वर्कशीट है आपकी, मैं दिखाता रहूँगा। ठीक है, जो आपके 22 23, ठीक है, ये 24, ठीक है, ये 25 26, ठीक है, 26 तक है। ठीक है, ये जो आपकी 5 वर्कशीट है मैं इन्हीं की हेल्प से लिखी है मैंने, ताकि आपको जो क्वेश्चन का जो आंसर वो ज़्यादा यूनिक ना रहे, पुराने जैसे रहे और जल्दी से याद हो जाए। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध में 2 भिन्न समूहों में कौन कौन से देश शामिल थे। जैसे कि आप उसमें भी भरते हुए आ रहे हैं, क्या कहते हैं, मैप में भी भरा था आपने, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर 2 एक धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया ही हमेशा, हंगरी और इटली। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। प्रश्न नंबर 3, उदारवादी कौन थे। उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे। ये प्रश्न का उत्तर भी आपका वर्कशीट नंबर 22 में ही है। ठीक है, उदारवाद थोड़ा सा यहाँ से आपका मैच करता है, लेकिन इन्होंने किसके बारे में पूछा है, निजी संपत्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, निजी संपत्ति, थोड़े 2 विचारधारक थे, उदारवादी और समाजवादी। निजी संपत्ति का ये विरोध करते थे, जबकि ये निजी संपत्ति नहीं दे रखा, लेकिन सार्वभौमिक ये प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचन सरकार के पक्षधर थे। व्यक्ति मात्रा में अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, और दूसरा ये था, ये वाला पॉइंट, संपत्ति के आधार पर वोट, जो मतलब जिसके पास जिस हिसाब से पैसा उसी प्रकार से वोट देने के पक्ष में थे। तो ये संपत्ति का आधार को थोड़ा सा भी पॉजिटिव लेके करते थे। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, तीसरे का आपका ये सपोर्ट मटेरियल बच्चों। ठीक है, मैं सपोर्ट मटेरियल, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करूं ताकि आपको जो नया ना लगे। ठीक है, ये आपका सपोर्ट मटेरियल है, मैंने इसकी भी मदद ली है आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो उत्तर 3, उदारवादी वो है जो उदारवाद में यकीन करता है। उदारवाद एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता और समानता पर जोर देती है। उदारवादी स्वतंत्रता प्रिय होते हैं जो विश्वास, व्यक्ति आदि की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। ठीक है, तो आप ये भी पिछली बार जो किसी भी धर्म, प्रत्येक धर्म को समानता के आधार पर नापते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप अलग अलग लिख सकते हैं अगर आपको और बड़ा लिखना था। उदारवादी निजी संपत्ति के को उचित मानते थे। जो उदारवादी थी निजी संपत्ति को उचित मानते थे। उदारवादियों का मानना है कि संपत्ति मनुष्य की प्राकृतिक अधिकार है और मनुष्य के जीवन
स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरे का आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार आप आते हैं चौथे का जो आंसर है, चौथे में है रूसी समाज में मीर कौन थे। मीर कौन थे? ठीक, आपको लगेगा ये मीर वो शब्द आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार ब्लर देख लेता हूँ, ब्लर तो नहीं हो रहा ना बच्चों, सही चल रहा है सब। हाँ, तो मीर जो शब्द था आपको लगा पहली बार है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं वर्कशीट 25 ठीक है कार्यपत्रक दोबारा से अगर पढ़ता हूं तो आपको पता चलेगा परंपरा के अनुसार रूस में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कम्यून जिसे हम मीर को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे। बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था, जो पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये मिलकर एक बड़े मतलब बनाते। समझ कहने का मतलब ये है, आप मीर वर्ग जो शब्द है आप कम्यून जो होते हैं उसे मीर कहते हैं, जो कि वर्कशीट आप 25 में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर भी काफी शानदार तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर है आपका ये रहा इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर रूसी समाज में किसान का एक स्वयंसेवी संगठन था। इस संगठन द्वारा पॉइंट नंबर 2 इस संगठन द्वारा जंगलों, मत्स्य पालन और खाली भूमि को नियंत्रित किया जाता था। जब छोटे छोटे किसान देते थे, छोटे छोटे किसान अपनी जमीन देकर सामूहिक खेती करवाया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर भी जो आपकी पिछली वर्कशीट में जो था, वर्कशीट नंबर 23 मैंने यहीं से लिखा हुआ है जी, बिल्कुल भी नया नहीं मिलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे खूनी रविवार और 1905 क्रांति। अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई तो श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल पर जा पहुंचा। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया, 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। इससे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफी जो डिटेल्स थी हमने इसके वर्कशीट नंबर 23 में पढ़ लिया था। अगर आपको खूनी रविवार के बारे में पढ़ना है तो वर्कशीट 23 पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा है। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? ये प्रश्न नंबर आपका चल रहा था 5। प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे आपका। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आसान समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी। ठीक है, क्यों हुई थी? इस परिवर्तन की वजह से श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। जुलूस पर पुलिस वालों ने हमला कर दिया। 100 से अधिक पॉइंट नंबर 3 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4 क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी। जैसे आपको पता भी होगा, जैसे यहाँ की संसद है वहाँ पे, और संसद को भी ड्यूमा, जो पिछली वर्कशीट में भी हमने समझाया था, यहाँ पे संसद कहते हैं वहाँ पे ड्यूमा कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 कार्ल मार्क्स में समाजवाद के बारे में क्या विचार थे? कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे? आपका सेपरेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 1 निजी संपत्ति का विरोध कर। ठीक है, ये इनका जो विचार था निजी संपत्ति का, हमेशा ये विरोध करते थे। पॉइंट नंबर 2 सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व हो। कहते जितनी भी संपत्ति है देश में वो पूरी किसकी है? सब जनता की है। 3 मशीनरी का उपयोग बढ़ता है तथा उतना ही श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उनका ही वेतन कम हो जाता है। ठीक है, ये पे 3 पॉइंट में इसी के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक, प्रश्न नंबर 6 का ये आंसर हो जाएगा। ये बस जो आपके थे कार्ल मार्क्स के विचार के बारे में, समाजवाद के बारे में क्या मानना था इनका। ठीक, आगे फिर आया है आपका प्रश्न नंबर 7 उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये भी आपके वर्कशीट का ही है, इस प्रकार से लिखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 का है ये वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 उत्तर 7 है उदारवादी प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। ठीक है, सार्वभौमिक वैक्स का आया कुछ लाने दुकान समेताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक, ये पॉइंट थोड़ा सा दूसरा वाला गलत है आपका, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 ही पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट। संपत्ति के आधार पर वोट के अधिकार के पक्ष में थे। ये संपत्ति के अधिकार में जो थे कि मतलब जिसके पास संपत्ति उसी हिसाब से उसको वोट दिया जाएगा, तो ये तो गणतंत्र के खिलाफ ही होना भाई साहब। तो ये इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 का था। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इसे पॉइंट 2 बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 20 क्वेश्चन हो गए थे बच्चों, तो जो ऊपर नीचे हम लिख रहे थे तो हो गया होगा, दूसरे वाला लिख दिया होगा मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 7 के बाद आता है प्रश्न नंबर 8। 20 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा लग हो जाता है। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए।
ये तो मैं लिख देता छोटा सा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी इसकी बार बुक की मदद ली, ठीक है। आपका ये एनसीईआरटी की बुक है, आपकी एनसीईआरटी किताब है, भारत और समकालीन विश्व भाग 1, ठीक है। तो इसमें आपका पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44 पे यह आपको मिल जाएगा, स्टालिन और सामूहिकरण, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसे काट के लिखना था, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लिखना है तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसे अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की है और सिंपल था, ठीक है, तभी मैंने इसे लिखा यहाँ से ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर हम चल रहे हैं 8 पर, ठीक है, स्टालिन, स्टालिन। प्रश्न नंबर 8, 1928। बच्चों ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा मैंने भी बड़ा कर दिया है ताकि आप अगर ये चीज़ समझ जाओगे ना कहानी की तरह, ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। 1928 में पार्टी के सदस्य ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसान से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलको याद है ना, जो बड़े किसानों को कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। आगे क्या होता है, फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, ठीक है। खेत तो दे दिए गए लेकिन छोटे छोटे खेत थे, इस वजह से जैसे ट्रैक्टर बड़ी ले जाना हो, ठीक है, कोई सुविधा ले जाना हो तो उनके लिए आधुनिकीकरण करना बहुत ही मुश्किल था। आधुनिकीकरण खेती विकसित करने और उस पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए, ठीक है, फिर वापस ले लिया जाता है इनसे, ठीक। फिर क्या किया गया, 3 चीजें किए गए, यही एकीकरण है। कुलकों का सफाया किया गया, सब कुछ उनसे ले लिया गया, जैसे आपको पता ही होगा। किसानों से जमीन छीन ली गई। सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। आपने पढ़ा होगा कि उसने खेती तो दी लेकिन बाद में ले लिया था। अगर इसका प्रश्न नंबर 8 का और आपके वर्कशीट के थ्रू दिखाऊं तो जो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आप वर्कशीट 66 में भी पहले भी कर चुके हैं। ये रहा स्टालिन का सामूहिकरण, ठीक है। ये दोबारा स्टालिन सामूहिकरण का क्या अर्थ है वर्णन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका देखो 1 से 2 नंबर का था, ये थोड़ा सा बच्चों बड़ा था तो इसी वजह से सामूहिकरण का वर्णन करें तो ये थोड़ा सा बड़ा लिखना था 8। और यही देखो यही है स्टालिन का समीकरण, ये 1 से 2 नंबर का है, ये आपका 3 से 5 नंबर तक का है। इसी वजह से आपको इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अगला है बोल्शेविक कौन थे और मेंशेविकों से किस प्रकार भिन्न थे। प्रश्न नंबर 9। तो ये प्रश्न नंबर 9 जो है आपका, अगर मैं वर्कशीट दिखाऊं, कौन सी वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट 24, ठीक है। और बस वर्कशीट 24 पे ध्यान दीजिए, डेट वेट देखेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये रहा, बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच क्या मतभेद थे। अब थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। बोल्शेविक कौन थे और मेंशेविकों के बीच क्या प्रकार भिन्न थे, क्या मतभेद था, क्या भिन्न था। तो मतभेद जो होगा भिन्न होगा, वही तो चीज़ था, वही चीज़ तो अलग अलग करती है इनको, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 आपका इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया गया है। पहला, बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों ही रोज की एक राजनीतिक पार्टी थे। रोज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे रूस, ठीक है, रूस लिख लेना, रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी। अगर इसको और अच्छे डिटेल्स में पढ़ के बताऊं समझाऊं तो यही 24 पे अब आ जाते हैं। 24 में अब देखो ये वाली लाइन जब हमने पढ़ी थी, ये लाइन, मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूमि बदहाल, ठीक है, जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी, देखो एक पहली पार्टी है बोल्शेविक, बहुमत में थी, सत्ता पर कब्जा कर, जबकि मेंशेविक अल्पमत में थी। मतलब दोनों ही एक प्रकार की पार्टियां थी, ठीक है। राजनीतिक सुधार बात ये बात में है, तो कहने का मतलब सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ से लिया ताकि दिक्कत ना आए। और ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बोल्शेविक बहुसंख्यक तथा मेंशेविक अल्पसंख्यक थे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, बोल्शेविक को एक क्रांति पर विश्वास करते थे जबकि क्रमिक राजनीतिक सुधारों और संसदीय प्रणाली पर पक्ष लेने के भागीदार थे, ठीक है। जब ये दूसरे वाले थे इसके, इस प्रकार से आपका 9वें का आंसर हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जार शासन के आम लोगों के लिए बीच लोकप्रिय न होने का क्या कारण था। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। तो भैया जार निकोलस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि वर्कशीट 23 में। यहाँ पे रूसी सम्राट जार निकोलस, पूरा नाम जार निकोलस द्वितीय का एक निरंकुश शासक था, बिल्कुल था, यही एक रीजन था, निरंकुश था और अपने मनमाना ढंग से करता था इसके पास,
ठीक है, यही सब रीजन आपको लिखना है। कहने मतलब ये चीज़ आप वर्कशीट 23 में पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन के दायरे में चल रहा है। डिटेल्स अगर आपको लेनी है तो 23 देखनी पड़ेगी जार निकोलस के बारे में। मैंने उस वर्कशीट में इसकी फोटो भी लगा रखी है इस बड़ों की, किसकी, जार, यहाँ पे जार जार लिख रखा है, अचार का जार जैसे दे रखा हो, निकोलस भी लिख देते भैया, निकोलस को निकाल दिया यहीं से। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 का आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है, जार निकोलस एक निरंकुश शासक का होना, ठीक है, एक निरंकुश शासक का होना इसी वजह से इसे अप्रिय करती थी जनता। कौन प्यार करेगा यार, रूस की राजनीतिक दल अवैध थे, वहां पे कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं बन सकता, ये मरवा दिया करता था, हटा दिया। 85% आबादी कृषि से जुड़ी थी। समानता, किसान और जमींदारी के अच्छे संबंध नहीं थे। साल में एक ही फसल उगाई जाती थी। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बुढ़ऊ चले जाते हैं जार निकोलस। अब आता है लेनिन। लेनिन और डेनिन, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसे भी फटाक से लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 11 का समाप्त करना वो इस प्रकार से था। पहला पॉइंट है युद्ध समाप्त कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट था जमीन किसानों को दे दी जाए। तीसरा पॉइंट था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 4 नंबर पे शहरों में बेघरों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा। पुरानी सामंती प्रथा, ये पथरिया हो गया, पथरी नहीं है भैया, पथरी नहीं है, प्रथा होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रथा समाप्त कर दी गई। ये आपके पॉइंट्स है, इसे आप और बढ़ा के लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स इस प्रकार के दिए जाते हैं ताकि आप अगर पॉइंट याद होते तो इसे आप एक्सप्लेनेशन आप इसे अपने मन से इसमें थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं ताकि आपके जो वर्डों की संख्या है वो बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 11 खत्म, आते हैं 12 पर, ठीक है। और 12 में क्या है आपका, 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। इस कथन को न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे न्याय संगत व्याख्या कर देते हैं हम, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, प्रश्न नंबर 12 का आपका उत्तर ये इस प्रकार से लिखना है आपको। जनवरी 1905 में खूनी रविवार की घटना के कारण रूस में क्रांति शुरू हुई, लेकिन 1905 की क्रांति असफल रही। इसके बाद बनी ड्यूमा से सरकार की खींचातानी और विवाद लगातार जारी रहा। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए। लोगों के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए जब 1917 की क्रांति पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी से हुई, इस क्रांति ने इस प्रकार से बड़ा रूप ले लिया। या तो यही कारण था 1905 में जो इनका बढ़ास था वो उन्होंने 1917 में निकाल ली, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13 में क्या लिखा है, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक विकास में क्या योगदान था। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 13 कौन से में आपका सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन में चाहे प्रभाव मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो इस प्रकार से 19वीं सदी में 19वीं सदी के दौरान यूरोप में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया, ठीक है। कैसे आर्थिक प्रभाव, विशाल कारखानों की स्थापना से उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। तो 13वां यहाँ से लिखना है आपको, होने लगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, समाज में लोगों के रहन सहन का दर्जा ऊंचा होने लगा। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपका सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रभाव क्या, औद्योगिकरण से समाज में वर्ग भेद का उदय हो गया। समाज 2 वर्गों में विभाजित होता चला गया, पूंजीपति और श्रमिक। जहां पूंजीपति महलों में रहते थे, वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या और नगरीकरण के कारण मजदूर के लिए आवास भी उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार से आप 13वें का आंसर लिख सकते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 14, ठीक है। 14, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति, पहले फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति, इनकलाब जिंदाबाद। 4, ये रहा, जार निकोलस का निरंकुश शासक होना, खूनी रविवार जैसी घटना, मजदूरों वहाँ छोटे किसान की खराब हालत, मजदूरों वह, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये वह आएगा बस, मजदूरों वह, ठीक है। काला पेन कहाँ है भाई, इधर आइए, ये इस प्रकार से, ठीक है। मजदूरों व छोटे किसानों की खराब हालत,
प्रथम विश्व युद्ध में हुई आर्थिक नुकसान, प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार जाना, ठीक है, सैनिक का भी क्रांतिकारियों का साथ देना, ठीक है, और इन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर देना। इस प्रकार से भी आप बना के और लिख सकते हैं 14। अब आते हैं 15 पर, ठीक है। रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। भाई साहब, रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़ने हैं आपको। चलो एक जादू दिखा देता हूँ ना, बहुत देर से नहीं दिखाया जादू ना। चिंगालाला हो प्रश्न नंबर कार्यपत्रक 26, ठीक है, ठीक है, झिंगालाला वो, ठीक है। ये देखते हैं, ये रूसी क्रांति, ये रहा। रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव पर अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो ये लगभग आपको एक ही जैसा है, ठीक है। ये वाला मिल रहा है क्या? थोड़ा 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 सा वर्डिंग चेंजिंग की गई है, और ये वर्ग कार्यपत्रक है 26, ठीक है। आपको वहां से लिखना तो वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है 15, ठीक है, 15वां इस प्रकार से आपका, ठीक है। रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों से किसानों का सम्मान बढ़ा। 1917 की क्रांति के बाद रूस में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अनेक देशों में साम्यवादी सरकार बन गई। रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों से संघर्ष छिड़ गया। छेड़छाड़ नहीं, छिड़ गया, लड़ाई, विद्रोह, क्रांति, कहीं वो छिड़ना वाला नहीं है। अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान प्रदान कराना उनका दायित्व है, ठीक है। इस प्रकार से ही आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर यहाँ पे देखें, मेरे ख्याल से वो सेम ही लिखा होगा मैंने भी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, देखते हैं रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा। भैया लेनिन कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये रहा, अगर वर्कशीट नंबर आप 24 देखेंगे, वर्कशीट नंबर 24 घुमा फिरा कहने का मतलब आपका इसी में से है। लेनिन ने मार्क्सवाद और एंजेलिना जोली, कोई बात नहीं, लेनिन ने मार्क्सवाद और एंजेल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों और किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। तो कहने का मतलब जो ये पॉइंट लिखा है मैंने आपके यहीं से लिखा है। और जो ये कार्यपत्रक है 24 में काफ़ी अच्छा डिटेल्स में मैंने बताया था, और मैं पहले बता रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, एक सेक्शन ले रखा है और मैंने काफ़ी अच्छी डिटेल्स मैंने इसमें बता रखी है। मैं इसमें थोड़ा जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी है वर्कशीट 20 है, तो हर चीज़ अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 1-2 घंटे के आसपास वीडियो पहुंच जाएगी। अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको प्रत्येक वर्कशीट को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जो प्रश्न नंबर कौन सा आपका 16, प्रश्न नंबर 16 इधर आइए भाई साहब, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 को लिख देना है। लेनिन ने मार्क्सवाद और एंजेल के साम्यवादी विचार से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। इन्होंने सोचा नहीं अब इनसे शासन करवाएंगे, मजदूरों से, सर्वहारा जो मतलब मेन व्यक्ति होते हैं समाज के। देश में पहली बार मार्क्सवाद के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा, ठीक है, यहाँ पे सर्वहारा होना चाहिए था, अलग अलग हो गया, यहीं से सर्वहारा, ठीक है, वर्ग की राजनीति सत्ता स्थापित की। और आपका तीसरा है, ठंड लग रही है यार, लेकिन एक साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे, ठीक है। तो मैंने अभी भी पता जेब में हाथ डाल रखा है, मैं यहाँ पे हटाने के बाद जेब में हाथ डाल लेता हूँ तुरंत, और मेरे आसपास कुछ है भी नहीं तो ठंडा और बढ़ जाती है, पत्थर ही पत्थर हैं चारों तरफ। तो चलिए, लेनिन का हमने योगदान दे दिया और ले भी लिया। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 17 को सता के बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। अच्छा जी, क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए। भाई साहब ये मस्त सवाल है आपको, कहाँ भैया गृह युद्ध, कहाँ गृह युद्ध। ओ एक और जादू देखते हैं, झिंगालाला हो। देखो ये रूसी क्रांति में रूसी समाज में क्या परिवर्तन आए, ठीक है, ये तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए। रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे, और
क्या हो रीजन हुए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपकी बात चेंज होके मिल रहा है, डिट्टो डिट्टो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो 17 का इस प्रकार आपको आंसर लिखना है, ये रहा आपका 17, ठीक है, 17 इस प्रकार से आंसर लिखना है आपको। मैं चिप में हटा लेता हूँ, टट लग रही है। रूस में जार निकोलस के राजतंत्र का अंत हो गया, समाजवाद की स्थापना हुई, मजदूर व किसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। क्रांति के बाद गृह युद्ध के कारण क्या थे? जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से, मतलब उस टाइम में ना कहा सभी किसान को उसमें जमीनें दी जाएंगी, तो क्या हुआ, रूसी सेना में सिपाही जो अधिकतर किसान ही थे अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। पूरे देश में मारकाट, अराजकता, लूटमार फैल गई। ठीक है, ये बहुत ही आपके वर्कशीट में से लिया गया है, बार बार क्या दिखाऊं, विश्वास नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं से क्लास से पढ़ रहे तो थोड़ा तो एडिशनल तो यार आप लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जिम्मेदारी ले रखी है तो निभाएंगे भी निभाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया ना, 18। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? ये लो, कौन परिवर्तन किए भाई साहब? आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। प्रश्न नंबर 18। 18 का इस प्रकार से लिखना है आपको। बैंकों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन के सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, पुरानी सामंती पत्नियां पत्नियां नहीं है यार, ब्लैक पेन का है यार, ब्लैक पेन, पत्नियां नहीं है यार, वाइफ्स नहीं है, ठीक है, वाइफ्स नहीं है यार, ठीक है, 18वां ही है ना, 18 बोल्शेविकों, ठीक है, ये मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यही से लिखा हुआ है, ये कार्यपत्रक 25 है, ठीक है, पत्नियां नहीं है यार, बोल्शेविकों द्वारा लाया गया बदलाव। और मजाक में नहीं है, वो मैंने बोला कुछ और था, उसने लिख कुछ और दिया, ठीक है। बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण, जमीन पर सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, सार्वजनिक मैंने क्या लिखा था, पत्नी पुरानी संपत्ति, ठीक है, संपत्ति घोषित कर दी, पुरानी संपत्ति, पदवियां, ठीक है, पत्नियां नहीं था, पदवियां, तो यहाँ पे काट के लिख देंगे प त वी, या हाथ भी नहीं चल रहा है मेरा तो, पदवियां। बच्चे आप लोग कैसे लिखोगे यार इतना सारा? कोई बात नहीं यार, आपकी एज है लिखने की, लिखते रहिए, 10 18 20, ठीक, और 20 कह रहा हूँ मैं, 10 वाली एज, 13 14 15, लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, बढ़ते रहिए। चलो ये आगे हम पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ा नहीं मैंने, ठीक है। 18वां है, पदवियां समाप्त कर दी गई, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी गई, शहरों से बेघरों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा दी गई। इस प्रकार से लिख सकते हैं 18वां। अब आते हैं सीधे 19 पर। हाँ, ये हटाइए भाई साहब, आप भी हटिए, मैं कह रहा था क्वेश्चन कहाँ चला गया। 19 पर आते हैं। रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच तुलना कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं ये फरवरी अक्टूबर क्रांति कहाँ है भैया? क्रांति 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 भाई साहब पूरा फैल यहीं था, ये रहा, ठीक है। ये देखो, अब जब दोबारा दिखा देता हूँ, ये वर्कशीट 25 ही है, ठीक है। तो ये आपका फरवरी, ठीक है, इसी में फरवरी वाला भी गया, तो इसी में मार्च वाला है, तो मैंने आपको इसी में से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको डिटेल्स पढ़नी है तो वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वर्कशीट 25 पे चले जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्ले लिस्ट का आराम से देखिए, 25 26 27 सब मिल जाएंगे। लेकिन इसका आंसर फटाक से दे देते हैं हम आपको, 19वां ये रहा, ठीक है। फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। 22 फरवरी को महिला के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। जार, पता है ना जार कौन सा है? जार निकोलस ड्यूमा की भंग करने के प्रयासों का पुरजोर विरोध हुआ। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना भाई साहब, बहुत भयंकर था, ये भी वैसे ही था, उससे कम ही था लेकिन वैसे ही था। इनकार कर बगावत कर दी। और अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 में लेनिन यार फिर आ गया भाई साहब ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अच्छा, राजी कर लिया। 24 अक्टूबर का विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पोद्राक इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। क्यों?
ट्यूं, ठीक है, हो चुका था। प्रश्न नंबर 20, भाई साहब लिखते लिखते आधे घंटे हो गए बच्चे, देख रहे हो आधे घंटे की वीडियो होगी मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध रूस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखिए। खड़े खड़े आधे घंटे से ठंड लग रही है भैया, हमारे जीवन में भी ठंड लग रही है बोलते बोलते। जल्दी से इसको भी खत्म कर देते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध का लो भैया लो, विश्व युद्ध का उस पर नहीं भैया, रूस पर। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बुरा असर पड़ा, ठीक है। क्या जर्मनी ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई, और 1914 से 17 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों का भी गंभीर प्रभाव पड़ा। मजदूरों की कमी हो गई, सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिसमें आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। सैनिक भी युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, सैनिक ने भी क्रांतिकारी का साथ देना शुरू कर दिया। प्रश्न ये निशान लगाना। भाई साहब आधे घंटे वीडियो, अच्छा यार ये मेरा मोबाइल नहीं रुका, नहीं तो आधे घंटे लगातार यार वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल। चलो ठीक है, फिर भी सब कुछ अच्छा हुआ जो भी है। और वीडियो लगे तो लाइक करिएगा। माय CBSE क्लासेस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी चलते हैं, ठंड लग रही है। जय हिंद, जय भारत।